बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान और मेरे साथ कराची से मौजूद हैं जनाब ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी सियासत का एक और तारीख पहलू सामने आया, जहां एक तरफ पुरतशद्दुद वाक़यात हुए तो वहीं पाकिस्तान के एक बड़े शहर में इंतहाबी अमला ही गायब हो गया, जिसकी वजह से NA-75 के हतमी नताइज तो रोक लिए गए। इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG पंजाब, पुलिस और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब ना मिला। काफ़ी कोशिशों के बाद बिलाखिर सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग बैग्स के हमरा वहां पे तशरीफ़ ले आए। इलेक्शन कमीशन को 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शोबा है, इसीलिए मुकम्मल इंक्वायरी तक नताइज जारी ना करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन का यह बयान बजाते खुद कई सवाल उठा रहा है, जिन्हें हम आज इस प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगर इन वाक़यात के सियासी पहलू पर बात करें तो नून लीग इस बद इंतज़ामी का सियासी फ़ायदा ज़रूर उठाएगी और मज़ीद शिद्दत से आवाम में हुकूमत और नाअहली की अपने अपने बयानिए और वोट को इज़्ज़त दो के अपने बयानिए की तशहीर करेगी, जिसका आगाज़ भी आज हो गया है। और आपने सुना भी कि मरीम नवाज़ ने NA-75 में दोबारा इंतखाब करवाने का मुतालबा कर दिया है। अब अगर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस मुतालबे को नहीं मानते और महदूद रीपोलिंग या फिर बकिया नताइज के ऐलान के बाद नून लीग ये इलेक्शन हार जाती है, तो वो जवाज़ पेश करेगी कि रिज़ल्ट में ताख़ीर करके नताइज में रद्दोबदल किया गया और वो ये नशिस्त हारी नहीं बल्कि हरवाई गई है। दूसरी जानिब जहां हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, एक और बात भी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग से अपनी नशिस्त हार गए हैं। इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि इस हार के बाद उन्हें अपने ही सूबाई वज़ीर लियाकत खटक से, जो कि परवेज़ खटक के छोटे भाई भी हैं, उनसे इस्तीफ़ा लेना पड़ा और इस इल्ज़ाम पे इस्तीफ़ा लेना पड़ा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हमायत की है। ये इल्ज़ाम सच है या झूठ, दोनों सूरतों में ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों और वोटर्स के लिए काबिल तज़हीक है। इस वाक़े ने तहरीक इंसाफ के लिए बड़े ख़तरे की घंटी बजा दी है और आने वाले सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को बड़े अपसेट का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी हवाले से प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। जी हिलाली साहब, आप समझते हैं कि कल सियालकोट में बद इंतज़ामी हुई या फिर मुनज़्ज़म धांधली, और इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? मैं जिसको समझता हूं तो मैं वो बताऊंगा, मगर मैं सुन रहा हूं कि आपने गवर्नमेंट को ही आप तो समझ गए हैं कि ये गवर्नमेंट का कसूर है। आप समझ गए हैं कि एक इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत होना है, जो उनकी जिम्मेवारी है, तो वो अगर जिम्मेवारी उन्होंने पूरा नहीं किया तो ये गवर्नमेंट का कसूर है। मैं समझता हूं कि पहले उनकी जिम्मेवारी देखते हैं और फिर देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या जिम्मेवारी है इसमें। पहले बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि अगर आप ECP के इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीफ ऑथेंटिक अगर है कि क्या हुआ, तो फिर मेरे ख्याल में फौरन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कंटेम्प्ट नोटिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, DC पे, IG पे और चीफ सेक्रेटरी पे करती फौरन। क्यों? इसलिए कि पहला सवाल यह है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनको आप पकड़ें, उनको आप अरेस्ट करें, उनको आप इंटेरोगेट करें, उनका गवाह आप रिकॉर्ड करें और फिर ये बात जो है उनसे 2-3 और सवाल आप पूछें कि क्यों गायब थे, क्यों कितने घंटे के लिए गायब थे। और दूसरी बात यह है कि गायब होने के पहले आपने फॉर्म 45 जो आपका फर्ज है एजेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स को देने का, वो आपने क्यों नहीं दिया। तीसरी बात, आप क्यों गए रिटर्निंग ऑफिसर को मिलने के लिए खुद, जब आप इलेक्ट्रॉनिकली ये भेज सकते थे, ये जैसे कानून के मुताबिक। क्या आपने रेशियो बताया था पोलिंग के बाद
कितने लोग आए, कितने लोगों का आना था और कितने लोग आए, और वो क्या रेशियो है आपके पोलिंग स्टेशन से निस्बतन दूसरे पोलिंग स्टेशन पे। इसलिए जब धांधली होती है तो एक पोलिंग स्टेशन में अगर 300 में से 290 वोट करते हैं और दूसरे में सिर्फ 50 करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि धांधली कुछ हो रही है एक पोलिंग स्टेशन में। और फिर हिलाली साहब ये तो आपने किया कहा है। हिलाली साहब, हिलाली फिनिश 2 पॉइंट। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रीपोलिंग का तो आपने कह दिया है वो 20 या 23 स्टेशंस पे, मगर ये सब बातें हैं, ये काउंटरफॉइल्स और वोट्स, ये ऑडिट होना था इलेक्शन कमीशन से, क्यों नहीं हुआ है ये? इलेक्शन कमीशन के पास इतना पावर है जो कोई इदारे के पास नहीं है, वो सबको समन कर सकती है, ये सब क्यों नहीं हुआ? और अगर वो बाई इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर सकते तो जनरल इलेक्शन कैसे करेंगे? हिलाली साहब, असल तो परेशानी की बात ही है, असल में आप इतने जज्बाती हो जाते हैं ना कि फिर आपका शायद अपने आप पे भी काबू नहीं रहता। और नहीं हुई है, मेरा तरीका है बात करने का। नहीं, आपका तरीका बहुत अच्छा है सर। गुजारिश ये है कि जो प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई है वो मैंने या आपने तो जारी नहीं की, ये उन्होंने की है और खुद उनकी तरफ से आई है, इसलिए इसके ऑथेंटिक होने में तो बिल्कुल कोई दूसरी राय शको शुबा है नहीं। उन्होंने खुद सरकारी तौर पे ये प्रेस रिलीज जारी की। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो खुद कह रहे हैं कि जनाब हमने डीसी से राब्ता करने की कोशिश की, हमने कमिश्नर से राब्ता करने की कोशिश की, हमने सब लोगों से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने आईजी पंजाब से कोशिश की, किसी ने फ़ोन नहीं सुना। फिर बिल आखिर सुबह 3 बजे के करीब उनका चीफ सेक्रेटरी से राब्ता हुआ, उसके बाद उनसे भी राब्ता नहीं हो सका। यानी उन्होंने अपने तय तो मैंने क्या कहा आपको? जी, अब मैंने कहा मैंने शुरू किया था। सर मेरी गुजारिश सुन लेना, आपने जो कह दिया मैंने सुन लिया, अब मेरी गुजारिश सुन लें। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल जिम्मेदार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब ये अपने सामने देखेंगे, ऐसी मिसालें आपको माजी में नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम किया है कि जो भी एक्चुअल सूरत हाल उनके साथ थी उन्होंने वो प्रेस रिलीज जारी कर दी है। अब उन्होंने इंक्वायरी भी किया, उन्होंने कहा जी मंगल को हम ये बताएंगे असल ये सारे इसके बाद क्या होगा। दूसरी बात यह कि आप इलेक्शन कमीशन को ज़रूर ज़िम्मेदार ठहराएं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी? हुकूमती लोग जो आईजी पंजाब हैं या डीपीओ थे वहाँ, या जो कमिश्नर थे या डीसी थे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? उनकी इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन करवाना है तो इंतज़ामी मशीनरी के ज़रिए से ही करवाना होता है, इलेक्शन कमीशन ने खुद तो नहीं ये करना होता, लिहाजा उनकी भी बराबर की जिम्मेदारी है। और अगर एक हल्के में, जैसे आपने खुद फरमाया, अगर एक हल्के में ये ज़िमनी इलेक्शन इस तरह से हो गया, तो फिर अगर पीडीएम ने कल को इस्तीफे दे दिए या साल के बाद जब ये बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं या फिर आम इंतखाबात, तो ये तो कुछ भी नहीं करवा सकेंगे, यहाँ तो अनारकी हो जाएगी। लिहाजा हुकूमत को इस पे तो चाहिए कि कम से कम इस काम को सीरियसली लिया जाए और वाकई जो चीज़ें हैं उनको इस तरह से करके एक मिसाल बनाया जाए ताकि दूसरों के लिए इसको मसला ना हो। यार तो आप वही कह रहे हैं, आप बात असल ये है कि ये पूरा इंतजाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत होना था। द डिप्टी कमिश्नर स्टॉप्स बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट, वो बनता है इलेक्शन कमीशन का नौकर जी, गवर्नमेंट का नहीं उस वक्त। इसलिए गवर्नमेंट तो हिस्सा ले रही है इलेक्शन में, वो कैसे सुन सकता है गवर्नमेंट की बात? वो सुनता है उनकी बात जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि तुम अरेंजमेंट करोगे। अब आप कहते हैं कि वो फिर भी उनका कसूर है, उनका कसूर है, क्यों भाई? गवर्नमेंट, आप कंटेम्प्ट सर्व करें ना। आप तो पहले आईजी को कहें कि हम आपको फोन कर रहे हैं 3 बजे और आप कह रहे हैं आप अवेलेबल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? चीफ सेक्रेटरी साहब आप किधर थे? देखिए ये किसका कसूर है? ये आप कहेंगे गवर्नमेंट का कसूर है? नहीं हिलाली साहब, ये तो चीजें सामने आएंगी। आपको पता नहीं है आपका? हिलाली साहब ये तो चीजें सामने आएंगी, ये तो चीजें सामने आएंगी इंशाल्लाह, बिल्कुल ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन जब आएंगी तो फिर आप कहेंगे किसका कसूर है। मगर मैं एक बात पे जरूर कंसीड करूंगा, मैं ये कहूंगा कि ये लोगों को इस तरीके से इलेक्शन कमीशन से जब आपको कॉल आता है, आप ऐसे नहीं बिहेव कर सकते हैं कि आपको सुनाई नहीं या आप अवेलेबल नहीं है।
बिल्कुल गलत। इसलिए मैंने ये पूरा स्टार्ट किया, मैंने कहा फौरन मैं कंटेम्प्ट नोटिस सर्व करता प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, आपको याद होगा मैंने ये शुरू किया। बिल्कुल ऐसे ही है, और होना भी चाहिए, होना भी ये चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप इलेक्शन कमीशन, जैसे आपने खुद कहा कि उस वक्त तो वो अंडर ही इलेक्शन कमीशन के हो जाते हैं, तो अगर वो जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं अगर वो उसको अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कहाँ से रिपोर्ट करेंगे और उसकी बात कैसे मानेंगे। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारा अलमिया ये है लाली साहब, सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, यहाँ जो भी गवर्नमेंट होती है, इंतज़ामी जो मामलात हैं, अगरचे इलेक्शंस में वो इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो सच यही है कि माजी में भी देख रहे हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में इंतज़ामिया हमेशा उन हुकूमतों की ही बात को तरजीह देती है, ना कि इलेक्शन कमीशन की बात को, जो कि सरासर गलत है। बिल्कुल, देखिए बात सीधी सादी है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर दब जाता है और वही करता है जो हुकूमत जो भी वो है वो करवाना चाहते हैं, तो फिर आप सही कह रहे हैं, तो फिर उसने कोई सबक सीखा ही नहीं है। और आप कह रहे हैं ये होता ही जाएगा, हर गवर्नमेंट के तहत ये होता जाएगा। मैं कहता हूं आप कानून पढ़ें, थोड़ा सा कानून पढ़ें। इलेक्शन कमीशन को जो पावर्स दिए गए हैं, आप किसी को भी समन कर सकते हैं, कोई आपको रुकावट नहीं है। मैं समझता हूं कि ड्यूरिंग इलेक्शन जितने इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर्स हैं किसी और के पास नहीं है। हिलाली साहब अब अगर वो हिलारी साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो ये कह नहीं ना, कानून के मुताबिक 100% ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं अब इसमें कैसी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि आपके 20 या 22 हलकों के जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो गायब तो अलग अलग होते हैं, और लेकिन जब आते हैं तो इकट्ठे ये एकदम से आ जाते हैं। ये भी तो देखिए तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, नहीं, हाँ, ये भी तहकीक होनी चाहिए कि जब वो ये अलग अलग थे, गायब हो गए। और फिर बड़ी मज़ेदार बात है, मैं अभी आपको सुनवाता भी हूँ, हमारी मावने खुसूसी पंजाब की जो है फिरदौस आशी कवान साहिबा, वो फरमाती हैं कि जी धुंध की वजह से गायब थे। ज़रा सुनाएं जी वो क्या कह रही हैं एग्जैक्टली फिरदौस आशी कवान। 360 पोलिंग स्टेशंस में अगर किसी जगह कल के मौसम की धुंध आपके सामने थी, जो वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वहाँ जो 21 पोलिंग स्टेशंस जो पसरूर तहसील के साथ जुड़े थे, वहाँ से अमले ने व्हाट्सएप के जरिए रिजल्ट अपने मुतलका आरओ को दिए, लेकिन वो बैग और थैले जो थे वो उन्होंने सहरी टाइम उनको पहुँचाए। और ये एक रूटीन प्रैक्टिस होती है हर इलेक्शन में, चंद पोलिंग के रिजल्ट जो है वो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मजबूरियां, महकमाना मसाइल, मौसमी असरात, ये सारी चीजें मिलके उस पूरे प्रोसेस को डिले हुआ। अब शाहिद हकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं, उनकी भी बात सुने। कल 4 इलेक्शन हुए, उन इलेक्शनों में औसतन 30% के करीब वोट पड़ा है, जो कि बाई इलेक्शन की का मामूल होता है। इस हल्के में भी 341 पोलिंग स्टेशन पे जो वोट पड़ा है वो 30% के करीब है। लेकिन इन 20 पोलिंग स्टेशंस का जिनके प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए थे, यहाँ पर जो पोलिंग हुई है वो 88% हुई है। तो या तो ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के अवाम कोई बात समझते नहीं है, या फिर हमारा तकब्बुर इतना बढ़ गया है कि हम आज भी इलेक्शन चोरी करने से बाज नहीं आते। जी लाली साहब आपने सुनी, अब इस तरह की जो बातें हैं ये देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 88% जो वोट हुई है और इन पोलिंग स्टेशंस में ज्यादा हुई है, वो कुछ नहीं बताता है। वो उस वक्त बताएगा कि 88% में बेनिफिशियरी कौन था, बिल्कुल किसका फायदा हुआ। आप समझ गए ना? बिल्कुल अगर 88% हुई है और आधा आधा वोट निकला तो ये हकान अब्बासी जो कर रहा है इट्स यूजलेस, पॉइंटलेस। मगर अगर 80% उधर हुई है और 80% पीटीआई का है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये कुछ मशकूक है। बिल्कुल सही है। अच्छा हिलाली साहब, तो यही तरीके से तो हम पता कर सकते हैं। तो मैं तो पहला सवाल आपको कहता हूं, ये इलेक्ट्रॉनिकली क्यों नहीं कम्युनिकेट किया रिटर्निंग ऑफिसर को? खुद जाने की क्या जरूरत थी? कानून कहता है कि आप पहले इनको इलेक्ट्रॉनिकली भी कम्युनिकेट करें, और काउंटर फॉइल्स को, वोट्स का वो भी। देखिए माफ करिए, मैं हर वक्त जोर इस पे लिए देता हूं कि जमहूरियत
हो ही नहीं सकती जब तक इलेक्शन कमीशन तगड़ा नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर तगड़ा नहीं है, देयर इज नो डेमोक्रेसी, देयर इज नो डेमोक्रेसी, तो फिर ये सब होगा जो हो रहा है। हिलाली साहब बात ये है कि कहते हैं कि वोट डालने, जमहूरियत में वोट डालने से ज्यादा हम वो लोग होते हैं जो वोट गिनते हैं। है नाजरीन, अब हो गया ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद दोबारा अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और देखेंगे कि इलेक्शन में क्या हुआ और क्यों जो परवेज खटक साहब के छोटे भाई हैं उनको क्यों वजारत से इस्तीफा देना पड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा के सूबाई हल्का PK-63 में कल इंतखाबात हुए ज़मीनी, और यहाँ पे जो सीट PTI की थी वहाँ से गैर मुतवक्को तौर पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं, और इस PTI की इस हार का ज़िम्मेदार वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक और उनके बेटे अहद खटक को करार दिया जा रहा है। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं कि नौशहरा में कल मुस्लिम लीग नून जीती है और PTI हारी है, तो इसको क्या आप समझते हैं ये खटक बरादरान की आपस की कोई लड़ाई है या इसकी और भी कोई सियासी वजह है? ये तो इन्होंने खुदकुशी की है। मैं तो हैरान हो गया हूं। मैं सोच रहा था ये मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं, ये दो भाई हैं, और सुना है कि उनका और PTI का कुछ झगड़ा है। नहीं कि दो भाइयों में झगड़ा है, पता नहीं, आप बेहतर शायद जानते होंगे। मुझे तो कहा गया है कि ये दो समझते थे कि जो कैंडिडेट होना चाहिए था वो इनका बेटा होना चाहिए था। ये जो इस वक्त जो कैंडिडेट जो फॉर्म ये थे, तो वो नहीं हुआ, PTI ने किसी और को टिकट दे दी, तो ये इन्होंने मायूस हो गए। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम इस टिकट को सपोर्ट नहीं करते हैं। उससे बड़ा फर्क हुआ है। देखिए, वोटिंग जो लास्ट जो 2018 में हुआ था, PTI को 24,760 मिला थे वोट्स, और इस वक्त 2021 में सिर्फ 17,023 मिले हैं। तो डेफिनेटली अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी थी और बड़ी तगड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उन्होंने नून को 11,000 वोट से हराया था और आज उन्होंने 4,000 वोट से जीत लिया है। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि लगता ये है कि ये एक साजिश थी विद इन द पार्टी और इनका बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर ये एक जो मिनिस्टर साहब थे जो उनको निकाले गया है, तो मेरे ख्याल में सही निकालने गया है। आखिर डिसिप्लिन होना चाहिए भाई, हर वक्त वो फैसला नहीं हो सकता है जो तुम चाहते हो। हिलाली साहब, अगर ये कार्रवाई कर दी थी तो पहले ही कर देते जब उन्होंने इख्तिलाफ किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब की एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अगर चाहूं तो एक दिन में इमरान की हुकूमत गिर सकती है। तो हिलाली साहब, आप बात को समझें कि वहां पे KP में हुआ ये है कि परवेज़ खटक साहब ने और उनके भाई साहब ने असल में अपनी पावर शो की है। उन्होंने ये बताया कि अगर आप इस तरह से करेंगे, हमें हमारा जायज़ मुकाम नहीं देंगे, हक नहीं देंगे, तो फिर हम जब चाहें आपको जितवा भी सकते हैं और जब चाहें आपको हरवा भी सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि तो फिर उसके आप क्या समझते हैं कि इस तरह से बाद उसने नहीं, मैं ये जानना उसके बाद मैं सोच रहा हूं, मैं जानना ये चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं कि परवेज़ खटक के खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए या लियाकत खटक के खिलाफ ही काफी है? एक बात तो यह है कि परवेज़ खटक साहब ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी दूसरे दिन कि उनका मकसद क्या था और मतलब क्या था। जो भी था, एक तरीके से वो कह रहे थे कि मेरे से कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, कुछ गलती हुई थी। शायद उनके दिल में ये बातें थे, शायद वो नहीं निकलने थे, पश्तो में बात कर रहे थे। 1/4 ऑफ द कंट्री तो समझ सकता है कि वो क्या कह रहे थे, मगर आप लोगों ने उसकी तर्जुमा करके इसलिए कि ये बताता है कि PTI जो है उसमें कुछ झगड़ा है और आप उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, और इज़ फाइन, क्यों नहीं, ऑपोजिशन पब्लिसाइज करना चाहती है ऐसी चीज़ों को, इट इज़ लेजिटिमेट। तो उन्होंने ये किया, मगर उसने फिर कुछ किया। उसके बाद 2 दफ़े उसने कहा कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अब
वो जो बंदा था जिसने रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिसीजन, माने जिसने वो माना ही नहीं कि पीटीआई अपना कैंडिडेट, अगर उसका और उनका फर्क हो तो वो समझता है फिर भी उसके कैंडिडेट की नाम उसका कैंडिडेट ही होना चाहिए, उसने जो किया था मेरे ख्याल में वो गलत था। इनका थोड़ा सा इनएडवाइजेबल था, मगर बहरहाल उसको सजा तो मिल गई है और मेरे ख्याल में जायज़ है। हिलाली साहब, जो इनका भतीजा आहद खटक, उसने तो बाकायदा वहाँ पे जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उनका एक पूरा ग्रुप भी बनाया हुआ था और उस ग्रुप के ज़रिए से भी उन्होंने इस इलेक्शन में पीटीआई के कैंडिडेट को हरवाने के लिए भी पूरा जोर लगाया है। तो ये सारा कुछ सिर्फ इस वजह से इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करके तो उन्होंने ये अपनी वहाँ पे अहमियत साबित की है। करेक्ट, अब किया हुआ है ये तो फिर दगाबाज, दिस इज, माने आप क्या कह सकते हैं, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं ना, दुश्मन को खुश कर रहे हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट को। अगर ये उनका सोच और ख्याल है और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो नहीं बढ़ सकेंगे, शिकस्त खाएंगे। आप ये देखिए कि आम तौर पे जो हुकूमत होती है, हुक्मरान जो होते हैं, जो सियासी जमात हुकूमत में होती है, ज़िमनी इलेक्शन में वही जीतती है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई का नौशहरे से और फिर यहाँ गुजरावाला में जो वज़ीराबाद में जो सीट थी वहाँ पे भी ये इलेक्शन हारे हैं और डस्का वाली तो अभी रुक गया है, लेकिन जितने रिजल्ट आए थे उनमें मुस्लिम लीग नून आगे जा रही थी। तो आप क्या समझते हैं इसमें, वो रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा कौन जीता है, लेकिन क्या वाकई ही, मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या वाकई ही अगर हुकूमत के बावजूद भी ये ज़िमनी इलेक्शन में नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। अगर आप समझते हैं कि एक पार्टी जो 2018 में 27,000 वोट लेके हारी है नून से, और नून का 60,000 के करीब वोट था और इनका 27,000 था, और 2021 में इनका 48,000 वोट है और नून का 53,000 है, अगर आप समझते हैं कि वो एक सिग्नल है कि इनका सपोर्ट कमज़ोर हो रहा है, तो फिर मैं कहूँगा कि आपको मैथ्स का तो कुछ पता ही नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा शिकस्त है इनका, मैं समझता हूँ जब उन्होंने 24,000 वोट से 2018 में हारा और इस वक्त सिर्फ 5,000 से हार रहे हैं या 4,000 कुछ से हार रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ तो इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट के तरफ से आई है गुजरावाला में। मगर सही कह रहे हैं आप, ये उनका बड़ा तगड़ा सीट है नून का, और नून वाकई दे हैव रिटेन्ड द सीट। चलिए ठीक है हिलाली साहब, ये आपकी राय थी, लेकिन नाज़रीन अभी क्योंकि हमने ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे जिस तरह से हिलाली साहब से कल भी बात हुई थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत के 2.5 साल के बाद उनकी तरफ से क्या क्या चीज़ें की गई हैं, मुल्क में अच्छे इक़दाम क्या हुए और किन चीज़ों पे वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2.5 साल बीत गए, दावे वादे ख्वाब जो आवाम को दिखाए सब एक एक करके टूट रहे हैं। तहरीक इंसाफ के नए पाकिस्तान में महंगाई, नाइंसाफ़ी, बेरोज़गारी, अदम तहफ़्फ़ुज़ आवाम का पीछा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की 90 रोज़ की तब्दीली का वादा 2.5 बरस बाद भी पूरा नहीं हो सका। एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को जेलों में भी डाल दिया गया, पार्लिमान उज़्व मुअत्तल बनकर रह गया। अपोजिशन सड़कों पर जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्च कर रही है, सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत उन पर आंसू गैस के फायर टेस्ट करके अपोजिशन को डरा रही है। लेकिन वज़ीर आज़म सेनेट में अक्सरियत हासिल करने के लिए पुरअज़्म है और इस बात की भी दावेदार हैं कि वो और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। मान लिया कि अपोजिशन के वावेले से हुकूमत नहीं जाएगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा? असल सवाल आने वाले 2.5 सालों का है। मुआशी इनकलाब क्या मौजूदा हुकूमत ला सकेगी? क्या 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों का वादा वफा होगा, या ये वक्त भी नारों, वादों और पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाकर गुजार दिया जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ हम ज़फ़र हिलाली साहब से भी बात करें। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, अब जब 2023 के इलेक्शन में जाना है तहरीक इंसाफ ने, तो किस बुनियाद पर जाएगी? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ क्या क्या इन्होंने किया है, अब आप सुनते जाएं जी, और थोड़ा सा मुझे भी टाइम दें। जी, पहली बात यह है कि
गरीबों के लिए 74 साल में जो नहीं हुआ है ये किया है। वो क्या है? शेल्टर होम्स, इंसाफ के हेल्थ कार्ड्स, इंसाफ के मेडिसिन कार्ड्स, गुजारा अलाउंस, गरीब लोग जो हैं 60 साल के ऊपर। 20 साल के बाद कराची सर्कुलर रेलवे इन्होंने शुरू किया है। स्टील मिल का तनख्वाह नहीं दिया गया था, 7 साल के लिए इन्होंने उनका तनख्वाह दिया है। रीएक्टिवेट किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 13 साल के बाद, और आज एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, जो आईएमएफ ने भी कहा है जबरदस्त, इंपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं है। ये 8 साल के बाद ये बात हो रही है। करंट अकाउंट 20 साल के बाद सरप्लस में है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स ब्रिटेन को 1.2 बिलियन, इतना कभी 74 साल में हुआ ही नहीं है। कश्मीर का मामले को बड़ा जबरदस्त इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, इंडिया को एक्सपोज किया है। कारके की पेनल्टी जो थी, जो 1.2 बिलियन डॉलर थी, वो जाके तुर्की से निगोशिएट करके खत्म किया है। इंडिया प्रोपेगेंडा जो था, गंदे लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे ईयू क्रॉनिकल्स का और ये इंडियन क्रॉनिकल्स और ईयू डिसइंफो से, वो भी एक्सपोज किया है। कल मैं आपको बता रहा था कि 135 नंबर था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में, अब 70 नंबर पे है। ईज ऑफ बिजनेस शुरू करने के लिए 2 नंबर है पूरे एशिया में। ग्वादर फंक्शनिंग 14 साल के बाद ग्वादर चलने लग गया है। नैब 390 बिलियन 2 साल में रिकवर किया है करप्ट लोगों के साथ, जिनके दोस्त गवर्नमेंट में थे और अभी जेल में हैं, जिन्होंने पाकिस्तान चला रहा था। 390 बिलियन 2 साल में, और उससे पहले 104 बिलियन 10 साल में आप लोगों ने रिकवर किया था। इन्होंने सोलर प्लांट्स को रीनिगोशिएट किया है, 20 सेंट से कम किया है उसको, 20 सेंट से एक यूनिट 2.37 सेंट्स को ले आए हैं। रोड्स की कीमत तो 368 रुपीस थे पर किलोमीटर, वो 213 ले आए हैं यार। अच्छा हिलाली साहब बड़ा अच्छा, ये तो है, बहुत कुछ हुआ। अब मैं जरा अगर आप इजाजत दें तो ये भी सुनवा दूं कि जो ये नहीं हो सका, मुझे आप ये बताएं 90 दिन में इन्होंने करप्शन खत्म करनी थी, वो तो नहीं कर सके। फिर आपने सर्कुलर रेलवे की बात की, वो कुछ दिन चली फिर बंद हो गई। अगर आप गरीब की बात करते हैं तो आप ये देख लें कि हुआ क्या, चीनी, आटा, बिजली 100% से ज़्यादा महंगे हो गए। उसके बाद आप देख लें फी का आमदनी आपकी जो सालाना $1482 थी, वो कम होकर $1130 पे आ गई। 1900 जब से ये 74 साल में पाकिस्तान में 73-74 साल में, या 1952 में हुआ था, या पिछले साल हुआ कि आपका जीडीपी नेगेटिव में चला गया। आप उसके बाद कर्जा जो फीकस था उसमें 55,000 रुपया इजाफा हो गया, यानी 46% हर पाकिस्तानी पे कर्जा बढ़ गया। बजट खसारा आपका बढ़ गया। उसके बाद आप कहते हैं बिलो पॉवर्टी जो लोग थे 2018 में, जो गुर्बत की लाइन से नीचे की ज़िंदगी गुजारते थे, वो 7 करोड़ थे। 2021 में वो 9 करोड़ हो गए। डॉलर 2018 में 112 का था, 2021 में 160 पे चला गया। बरामदा 2013 में आपकी 30.7 अरब डॉलर की थी, 2020 में वो 28 अरब डॉलर पे आ गई। इसी तरह सिर्फ पिछले बजट में 800 अरब रुपए के टैक्स लगाए, जिससे आपकी आम पाकिस्तानी की 800 अरब की आमदनी कम हो गई। ये टारगेट अभी आपको और बता दूं, फ्यूल का, अगरचे आप अब आपको मैं थोड़ा सा सर अब सुन लेना सर मैंने आपने जितनी बातें की मेरी भी बात सुन लें। आप अभी कहेंगे जब मैं कहूँगा तो कि फ्यूल तो इनके हाथ में नहीं, मान लिया इनके हाथ में नहीं, लेकिन आपसे शेयर कर दूं कि अभी इनका जो प्लान है उसके मुताबिक उन्होंने, इनका टारगेट ये है कि फ्यूल की कीमतें मज़ीद जो है 40% बढ़ानी है और उसको फी लीटर $1 के साथ अटैच करना है। यानी ये सारी चीज़ें आप देखें, गरीब आदमी तो बेचारा मर गया, गरीब आदमी के लिए तो कुछ नहीं हुआ। जो चीज़ें आपने कही हैं इन्होंने बिल्कुल की हैं, लेकिन मुझे आप ये बता दें कि ये जो अगर हुकूमत की बात है, करप्शन इंडेक्स आपका जो है उसमें इजाफा हो गया, ये सारी चीज़ें भी तो नोट करें ना। वादे तो वादे ही रहे, वो उसमें तो तब्दीली नहीं आई। अच्छा अब आप सुनिए, एक कोरोना सुना है आपने? कोरोना जी जी बताएं। एक बीमारी है आजकल जो 20%
जो 20% यूरोपियन इकोनॉमीज को इंपैक्ट किया है, नेगेटिव ग्रोथ। ब्रिटेन में 12.5% नेगेटिव ग्रोथ, कोरोना उसका नाम है। दूसरी बात यह है कि ये जो कौन सी इकोनॉमी है जो माइनस में नहीं जा रही है? पाकिस्तान की इकोनॉमी 1.5% की ग्रोथ हो रही है। हिंदुस्तान की जाके देखें 11% कम हुई है, 7-7.5% कम हुई है, नेगेटिव है। तो कहने की बात यह है यार कि हमने ये कोरोना वायरस को खुशकिस्मत या स्किल, जो भी आप कहना चाहते हैं, मैं समझता हूं बिट ऑफ बोथ, दोनों को हमने मिक्स करके अच्छा तरीके से लड़ा है। हमारा डेथ रेट बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि इस पे जो इंपैक्ट हुआ है हर चीज पे, और फिर भी हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। आप सोचिए तो सही, दीज आर क्रेडिट फैक्टर्स। और मैं आपको बता सकता हूं एज अ फॉरेन पॉलिसी में जो मेरा काम है, एक्सपर्ट है, मैं नहीं समझता हूं इतनी इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी हमें कभी भी हुई मेरे जिंदगी में। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जिंदगी में एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स अयूब खान के, इससे ज्यादा इफेक्टिव कभी नहीं हुआ है। हिलाली साहब, अच्छी बात है, आपकी बात मान लेते हैं क्योंकि आप अथॉरिटी या फॉरेन पॉलिसी पे इन्होंने अच्छा किया, मान लिया। लेकिन मेरी गुजारिश ये सुन लें कि कोरोना से पहले यहाँ कौन सी दूध की नहरें बह गई थी, और ये तो अल्लाह का शुक्र है, जैसे आपने कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वजीर आजम भी शुक्र करते हैं, हम भी करते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ कोरोना की वो वबा उस तरह से नहीं फैलाई। इंडिया की जो आप बात करते हैं या इवन बांग्लादेश की, वहाँ पे कोरोना ने जितनी तबाही मचाई है, उनके टेक्सटाइल के ऑर्डर्स भी कैंसिल हो गए। वही हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ी है टेक्सटाइल की, उसमें कोरोना की उस हवाले से आप देखें तो कोरोना में पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग भी हुई है कि यहाँ एक्सपोर्ट के ऑर्डर टेक्सटाइल के बढ़ गए। और यहाँ सूरत हाल ये है कि 24 घंटे में भी काम करके वो ऑर्डर नहीं मिल रहे, फैसलाबाद में लेबर नहीं मिल रही। लेकिन गुजारिश ये है कि इसमें तो हुकूमत ने तो कुछ नहीं उस तरह से किया कि आप जिसका क्रेडिट सिर्फ हुकूमत को देना चाहिए। नहीं, मैं आपकी देखिए, आप जब कहते हैं कि हमें बिजनेस आया है इसलिए इंडिया का और बांग्लादेश का तबाह हो गया, हमारे पास कुछ है ना था कि बिजनेस इस तरफ आया। अगर बिजनेस नहीं, अगर हमारे पास कुछ नहीं था और अगर हम जाके बिजनेस को कहते हैं हम कर सकते हैं, वो बिजनेस इधर नहीं आता। क्रेडिट दें गवर्नमेंट को, उनके पॉलिसीज जो हैं उन्होंने कंसेशंस दिए हैं और वो बड़ी मदद की है वो कंसेशंस बिजनेस वालों को, खास तौर टेक्सटाइल्स में। मगर गलती जो हमारी हुई है, जो सबसे बड़ी गलती ये है कि माफ करिए 30 साल से ये दो पीपीपी या 20 साल से ये पीपीपी और ये दूसरी जो है पीएमएलएन, इन्होंने हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कुछ नहीं किया। ये पैसे बनाते रहे बड़े प्रोजेक्ट्स पे और किट बैग्स और कमीशंस पे। इनको कोई दिलचस्पी नहीं थी कि सीड और वाटर मैनेजमेंट हमारा ठीक करें। इनको कोई दिलचस्पी नहीं थी कि एक और डैम बनाएं और वो पानी जो मिलियंस ऑफ एकड़ फीट जो चले जाता है समंदर में, अगर वो एक और रिजर्वोयर बनाते तो 5 साल तक हमारा वाटर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते। ये कुछ नहीं किया। क्यों? इसलिए कमीशंस नहीं मिलते हैं। ये तो आईपीपी सेटअप करते हैं ना, जिसमें ये गवर्नमेंट की निगोशिएट करके आईपीपीस में कितने पैसे इन्होंने बनाए हैं। अगर वो पैसे आप स्टैक अप करें और कहें ये खर्चा इन्होंने प्रिवेंट किया है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा कॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा गवर्नमेंट जो आपकी बचत की है ही नहीं हमारे तारीख में। हिलाली साहब, यकीन करें अगर आप ये कहते ना कि आईपीपीस के साथ पिछले लोगों ने जो करप्शन की है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के लोगों ने जो करप्शन की है, इमरान खान साहब उनके खलक से वो छीन के वापस ले आए हैं, जैसे कि ये वादे करते थे। यकीन करें मैं आज यहाँ उनकी बड़ी तारीफ कर रहा होता। अलमिया तो ये है कि हमें जो ख्वाब दिखाए गए थे वो ख्वाब तो पूरे नहीं हुए। वो उस तरह से 2.5 साल दिया है आपने सर, किसी करप्ट सियासतदान से 1 रुपया वापस नहीं आ सका। अभी आपने जो नैब की कारकर्दगी की बात की, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने लोगों से पैसे वसूल किए, लेकिन किसी भी करप्ट सियासतदान से 1 रुपया वसूल नहीं कर सके। मेरा तो सिर्फ केस ये है, एक आम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से
मैं ये चाहता हूं कि जो लूटते हैं इस दौलत को, जो सियासतदानों ने इतनी यहाँ देर नगरी बिछाई है, उनसे भी लूटी हुई दौलत वापस लाएं। आपके 1 करोड़ घर और 50 लाख नौकरियों का वादा है, वो भी उसी तौर पे पूरा होगा जब आपके पास बजट में होगा। ये सही कह रहे हैं आप, सबका ख्वाहिश ये है, और काश के जिन लोगों कर सकते हैं उनके फैसले अगर ऐसे होते तो फिर हम ले आते, मगर जब उनके फैसले ही नहीं है, वो हमें कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। जिस तरीके से, भाई कौन सा सियासतदान है, 2-3 हैं जिनको थोड़ा सा सजा मिला है, दूसरे तो सब मजे कर रहे हैं। मैं तो कहता रहता हूं आपको कि अंग्रेजी में कहते हैं क्राइम पेज इन दिस कंट्री। किसी को नहीं पकड़ा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या ये इसका कसूर है? ये जाके बैठ के क्या जजमेंट? हिलाली साहब, अब ये कसूर, हिलाली साहब ये अब किसका कसूर है, इस पे इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। अभी क्योंकि वक्त हो गया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ क्या अगले 2.5 सालों में भी अपने वादे पूरे कर पाएगी? क्या अगले 2.5 साल उसकी कारकर्दगी ऐसी रहेगी कि जिसकी बिना पर वो इलेक्शन में जाके ये कह सके कि हमने अपने वादे पूरे कर दिए, या फिर आवाम को मज़ीद कोई ख्वाब दिखाने की कोशिश की जाएगी? आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।